यूं तो ये ट्वीट केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह नगर पालिका में हार को स्वीकार करते हुए किया था, लेकिन उन्होंने इसमें जोड़ तोड़ की राजनीति का जिक्र भी कर दिया, जिसके अब मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये इशारा है कि बीजेपी में हर कीमत पर जीत की चाह को बदलना चाहिए? जहां सफलता ना मिले वहां हार को सहजता से स्वीकार करें। हालांकि निकाय चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह भी कहा था कि ये चुनाव कई सीख देकर जाएंगे। हो सकता है सब कुछ होने के बाद भी जनता ने सोचा हो कि एक बार झटका दें, जिससे कि और ये बेहतर हो जाए, क्योंकि बेहतरी की उम्मीद जनता को और किसी से नहीं है। जो करता है उसी से। बेहतरी की उम्मीद यदि जनता को किसी से है तो हम ही से है, भारतीय जनता पार्टी से है। तो वो जो कमी है उसको भी दूर कर लेंगे, और जिसको आशीर्वाद और समर्थन जनता देती है उससे और सुधार की उम्मीद करती है, और इसलिए हो सकता है इस नगर निगम के चुनाव में उन्होंने झटका दिया हो। प्रहलाद पटेल की ट्वीट पर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी का असली चेहरा बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दे रही है। ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जगह पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में तोड़फोड़ किया है, और तोड़फोड़ करके अपने व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष या सभापति बनाने का प्रयास किया है। यदि श्री प्रहलाद पटेल का जो वक्तव्य है, ट्वीट है, ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सब हो रहा है, जिसको वो स्वयं उचित नहीं मानते हैं। कांग्रेस से उनके ट्वीट पर इस प्रकार की टिप्पणी करे, कांग्रेस हमको सिखाए, भारतीय जनता पार्टी को सिखाए, वो अपनी गिरेबान में झांककर कांग्रेस को देखना चाहिए। कांग्रेस हमेशा जोड़ तोड़ की और तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, इसलिए वो सबको, उनको सभी लोग इसी प्रकार के लोग देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार की राजनीति विश्वास भी नहीं करती, और प्रहलाद पटेल जी ने किस संदर्भ में कहा उसकी मुझे जानकारी नहीं है। भले ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन प्रहलाद पटेल की ट्वीट ने बीजेपी के अंदर हलचल जरूर बढ़ा दी होगी, या यूं कहें कि बीजेपी को 2023 से पहले अपनी रणनीति में बदलाव करने की ओर उन्होंने इशारा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी नेता ये अब समझ रहे हैं कि हर बार नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहें ये जरूरी नहीं। जरूरी है जनता से जुड़ाव और उनके दिल में जगह। खैर, अगले साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति में कहां तक बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जीत भी सीख भी। समझदार वो होता है जो जीतने के बाद भी सीखता है, और जो नहीं सीखता है सर, वो चोट खाता है। ये कहने में कोई लाग लपेट नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा यह जाता है कि जीत में भी जो पंजे के बल खड़ा हो जाए और जो ये देखे कि कहाँ क्या गलती हमसे हुई है, जो इस जीत की रोशनी में पीछे न छिप जाए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जो इन चीज़ों को रही है शब्द से ये मत लगाइएगा कि अभी नहीं है बीजेपी ऐसी पार्टी। हाँ, लगातार जीतने की वजह से बीजेपी में कई बार कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने इसी पैकेज में दो नेताओं के अंतर को, मैंने उत्तर देने के अंतर की बात मैं कर रहा हूं, उसको महसूस किया मैंने। राजेंद्र शुक्ला सीनियर लीडर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि सीख मिली है हमें, और रावत साहब कहते हैं कि कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है तो सीखने की ज़रूरत है, हमें क्या कांग्रेस से सीखने की ज़रूरत है? सीखने की ज़रूरत सभी से है। जब भगवान राम युद्ध के बाद युद्ध भूमि में धराशायी रावण के लिए कहते हैं लक्ष्मण से कि जाओ उनके पास गरिमा से बैठकर सीखो, क्या वो कह रहे हैं समझ लो उसको। तो इसके पीछे दो भाव हैं। रावण एक मृत्यु की तरफ बढ़ते व्यक्ति का सम्मान, जो सनातन परंपरा का सम्मान है, और दूसरा ये भी मैसेज है इसके पीछे कि सीखा हर किसी से जा सकता है। ये ठीक है कि रणनीतिक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहना असंभव है कि हम कांग्रेस से सीख रहे हैं, हम बीजेपी से सीख रहे हैं, लेकिन भीतर आपका सीखना बंद नहीं होना चाहिए। और जीत और हार दोनों के मायने बहुत गंभीर और बहुत गंभीरता से डिकोड होने चाहिए। बीजेपी के लिए निरंतर जो बुदबुदाहट, ट्वीट और जो मैसेजिंग है वो बहुत साफ है। मैसेजिंग ये है कि आपके भीतर कुछ अंतर्द्वंद हैं जिनका समाधान कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल करने अब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दायित्व था वो निभा दिया। अब ये युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उस दायित्व को निभाए। यानी कुछ बड़े नेताओं को, युवा नेताओं को सेल्फलेस होना होगा, उनको उसी भाव को आत्मसात करना होगा, तब ये ठाकरे जी
या प्यारेलाल खंडेलवाल जी या दीनदयाल उपाध्याय जी या मुखर्जी साहब के आदर्शों की पार्टी और मुखरता के साथ होगी। कांग्रेस के लिए भी मैसेज बहुत साफ है, इन चीज़ों से आप कोई उत्फुल्ल मत हो जाइए, कूदने मत लगिए, अभी मुख्य युद्ध बाकी है। कुछ जो सफलताएं आपको मिली हैं वो आगे के लिए कोई बहुत सुनहरा इशारा नहीं करती हैं, और सीखना आपको भी है। भले ही आप ये टेलीविज़न की डिबेट्स में ना कहें, लेकिन सीखना आपको है, समझना आपको है, क्योंकि कई बार बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जीत के मुहाने से खड़ी पार्टी से भी जीत छीन लेती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव, युवा नेता, उपाध्यक्ष कांग्रेस के। जय बुंदेलखंड, बहुत स्वागत है उनका। जय जोहार अजय जी। और हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संवेदी पत्रकार, संवेदना से भरी कविताएं और दृष्टि को संजोकर आगे बढ़ने वाले पत्रकार। बहुत स्वागत उनका भी। हर्षवर्धन जी, किस तरह आप देखते हैं प्रहलाद पटेल जी के ट्वीट को, राजेंद्र शुक्ला जी के ये कहने को कि सीख है इसके पीछे, सीखना बहुत ज़रूरी है। विंध्य में हम जिस तरह से रीवा में प्रमुख शहर में हम नगर निगम नहीं बचा पाए महापौर के लिए, तो जनता ने हमें एक सीख दी है और हम उसको बेहतर तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपेक्षाएं उसी से होती है, जनता जिसकी तरफ बहुत उम्मीद से देखती है। जी, क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? जी सर। इस ट्वीट में बहुत सारे ट्विस्ट हैं शरद जी। जैसा कि हमने देखा कि प्रहलाद पटेल उमा भारती के साथ गए भारतीय जनशक्ति पार्टी में, उसके बाद भाजपा में आए, लेकिन लंबे समय तक नेपथ्य में बने रहे, कोई उनको खास भूमिका नहीं मिल पाई। बाद में केंद्रीय मंत्री बनाए गए मोदी के मंत्रिमंडल में। अब उनके संसदीय क्षेत्र में अगर भाजपा की हार होती है और नगर पालिका चुनाव में, ज़िला पंचायत चुनाव में हार होती है, तो उनके लिए भी एक बड़ा पॉलिटिकल झटका है। दमोह की राजनीति में हम देखें तो वहाँ पे दो ध्रुव हैं, जयंत मलैया हैं बड़े नेता और प्रहलाद पटेल हैं। लेकिन मलैया परिवार का जो रुख रहा है वो हमने देखा है, उनके बेटे बागी दिखाई देते हैं, और राहुल लोधी चुनाव, भाजपा का उपचुनाव हार जाते हैं वहाँ से। तो भाजपा को ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि दमोह में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। दोनों जो बड़े ध्रुव हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों या जयंत मलैया हों, उन दोनों को साधने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रास रूट के चुनाव में अगर आप हारते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी ओर ये चुनाव बहुत ही लोकल भी होते हैं कई बार, लेकिन हमने देखा कि इस तरीके से जो ताकत दिखाई गई दोनों ही पार्टीज़ की ओर से, क्योंकि बमुश्किल एक साल पहले चुनाव हो रहे विधानसभा चुनाव के, तो भाजपा के लिए चिंतन का वक्त है शरद जी। चिंतन का वक्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हर्षवर्धन जी की राय ये है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, कई बार कुछ बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और वो जैसे जयंत मलैया जी को और उनके पुत्र को, मलैया जी तो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं उनके पुत्र की तरफ ही आऊँ, क्या उनको मनाया नहीं जा सकता था? क्या उनको समझाया नहीं जा सकता था? और इसकी कीमत चुकाती है पार्टी। अगर सिर्फ उस व्यक्ति को वहाँ बीजेपी अपने साथ साध लेती, क्योंकि ये भी ऐसी भी खबरें आती हैं कि मलैया जी और प्रहलाद जी के बीच में भी कुछ ठीक नहीं है, जो स्वाभाविक भी है। कई बार बड़े ने, यही विंध्य रीजन में कहानी सामने आई, कुछ और रीजन्स में भी इस तरह की कहानी सामने आती हैं। आपके यहाँ एक बड़ा अंतर यह है कि खुलकर कोई अपनी बात नहीं कहता, लेकिन भीतर भीतर भी अगर अंतर्द्वंद है तो नुकसान तो उतना ही करता है जितना खुला अंतर्द्वंद करता है। देखिए शरद जी, पहला तो आपके जो दमोह को लेकर चूंकि स्पेसिफिक बात हम आज कर रहे हैं, तो मैं हर्षवर्धन जी और आपकी दोनों की बातों से सहमत हूँ कि दमोह में सब कुछ ठीक नहीं है जी, और ये बात सच है। उसमें हम दमोह का विधानसभा चुनाव भी हारे इसी वजह से, और आगे जो भी चीज़ें हमको देखने में आ रही है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहाँ पर जयंत मलैया जी, आप सोचिए उनके फादर के समय से वो एक मजबूत आधार स्तंभ वहाँ पर रहे हैं, और सिद्धार्थ मेरे ख्याल से तीसरी पीढ़ी हो जाएंगे, तीसरी पीढ़ी, और सुधा जी भी एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व वहाँ पर रही हैं, जयंत भाई साहब की पत्नी और हमारी भाभी जी। तो मेरा आज भी लेकिन मानना, देखिए ये परिवार है भाजपा का, कुछ इश्यूज हैं, और मैं जितने करीब से इन इश्यूज़ को जानता हूँ ये सॉल्वेबल हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। बस ये हो जाता है कि कभी कभी
वक्त नहीं सही आ पाता है जब चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, और जब वक्त ठीक आता है तो सभी चीज़ें रिजॉल्व होना भी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ की जो पैथोलॉजी है हम उसको जल्दी ही, मुझे लगता है कि वो ठीक होगी, दुरुस्त होगी। और दमोह में हमको कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। स्वाभाविक है कि दमोह में भारतीय जनता पार्टी को ही हमको व्यवस्थित करना है, जितने आयाम आपने बताए हैं। और अमूमन देखिए, हर जगह जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, जहाँ दिखाई देते हैं, वहाँ सब जगह, जैसे रीवा की बात आपने दूसरी करी है, तो ये बात सच है कि राजेश शुक्ला जी ने जो बात कही है, रीवा में देखिए लोग हमारे पक्ष में हैं। मतदान जिस प्रकार से पार्षदों का हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको लोगों ने रिजेक्ट किया हो, लेकिन महापौर वाकई नहीं दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजेश शुक्ला जी वहाँ के यूनानिमस और कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई दो मत, बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, वो उस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं। उन्होंने रीवा के लिए बहुत कुछ किया है, तो रीवा को भी समझने की ज़रूरत है। और मेरा तो मानना यह है कि बघेलखंड से लगाकर, हर्षवर्धन जी मेरी बात को, चूँकि अभी अजय जी ने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करी है, तो मैं ये समय लीवरेज लेते हुए कुछ बातें कह देता हूँ। वो कहेंगे तो उसका प्रत्युत्तर दे दूंगा, वो छोड़ देंगे तो मुझे मेरा भला हो जाएगा। तो बघेलखंड से लगाकर बघेलखंड, बुंदेलखंड, थोड़ा महाकौशल, और फिर आप ग्वालियर चंबल तक आ जाएं। ये पॉलिटिकली हमेशा बहुत फर्टाइल एरिया रहा है शरद जी, और यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोणी और चतुष्कोणी मुकाबले भी देखने को बहुतायत मिलेंगे। ये आपको मध्य भारत, मालवा, निमाड़ में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बाइपोलर पॉलिटिक्स मिलेगी। हर्षवर्धन जी इस बात को, इस कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा इस पूरे बेल्ट में मिलेगी। तो इस पूरे बेल्ट की अपनी एक तासीर है जिसको समझने की ज़रूरत है। एक समय में 15 सीटें सर बसपा की होती थी, मेरे ख्याल 2003 की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि ऐसा, इसको नकारा नहीं जा सकता कि वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि वहाँ के इश्यूज हैं, वहाँ के अपने राजनीतिक जो समीकरण हैं उस पर काम करने की आवश्यकताएं हैं, और वो हमारे संज्ञान में भी आ गई हैं। सब मैं हम जरूर करेंगे। अप्रिशिएट करूँगा, इसलिए करूँगा कि आपने एक विश्लेषक की तरह सच्चाई को भी सामने रखा है। विंध्य के सिंगरौली में ही दस्तक देती है आम आदमी पार्टी, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य, ये ऐसे रीजन हैं जिनमें किसी की तासीर कभी समाजवादी रही है, कोई कास्टिस्ट पॉलिटिक्स की वजह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रभाव का क्षेत्र रहा है। और बुंदेलखंड के बारे में जहाँ से खुद अजय जी आते हैं, जी को ले लीजिए, बिल्कुल संजय कुशवाहा जी को ले लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है। दल बदल की भी एक नारायण परंपरा त्रिपाठी जी को ले लीजिए। देखी है। चलिए अजय जी क्या कहते हैं इस पर। अच्छा लगा मुझे कि एक राजनीतिक विमर्श की तरफ हम बढ़े हैं, बजाय इसके कि हमने पकड़ के ये अच्छा ये खराब। जी अच्छा लगा मुझे। जी देखिए शरद जी, जिस तरह से बुंदेलखंड और अन्य इलाकों की जो राजनीतिक तासीर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी एक राजनीतिक तासीर है कि आप चुनाव में चुनाव जीतने के लिए और चुनाव के बाद आखिरी तक हर तरह के प्रपंच करते हैं, और उन प्रपंचों के बाद भी जब नहीं जीतते हैं तो फिर नैतिकता की बात भी करने लगते हैं। मैं दमोह से ही शुरू करूं। दमोह में 39 सदस्यों की नगर पालिका में भाजपा के केवल 13 पार्षद थे। उसके बाद आपने अध्यक्ष बनाने का प्रयास क्यों किया जब आपके पास नंबर नहीं था? और जब आपने प्रयास, देखिए कांग्रेस के 18 मेंबर थे, टीम जयंत मलैया जी के पुत्र के 5 पार्षद थे जिनने समर्थन दिया, तो 23 पार्षद वो तो समर्थन हमको भी मिल रहा था। नहीं मिल रहा था, उन्होंने नहीं दिया कभी समर्थन, आप ही से नाराज होकर वो छोड़ के गए थे। लेकिन उसके बाद भी आपने खड़े किए जब उन्होंने समर्थन कांग्रेस को दिया हुआ था, घोषित तौर पे समर्थन दिया था। तो जब आपने प्रयास किए, प्रपंच कर लिए, सारे जितने तरह के हथकंडे होते हैं, हार गए, तो साहब नैतिकता के आधार पर मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। और सर आपने जो स्वीकार कर लिया वो साधुत्व और नैतिकता का प्रतीक है। देखिए बिल्कुल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दोहरा चरित्र, ये राजनीति का चरित्र है अजय जी, ये कहना ज्यादा ठीक होगा। मैं आपकी बात से नाइत्तेफाकी बिल्कुल नहीं जता, मैं बिल्कुल वहीं आपको दूसरे उदाहरण देता हूं। डबरा में हमारे उपाध्यक्ष जीते, आपकी सुविधा हुई, आपने भारतीय जनता पार्टी की तौलिया उड़ा दी और इमरती देवी ने कहा उपाध्यक्ष जीत के कांग्रेस से भाजपा में आ
गए तो वहां आपको कोई ट्वीट, कोई नैतिकता नहीं दिख रही है। कोलारस में आपके विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी एसडीएम को धमका रहे हैं कि चुनाव में अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो पूरा देश तमाशा देखेगा। और जिस तरह से ग्वालियर में बाड़ाबंदी हुई, अन्य जगहों पे हुए, भोपाल में जिला पंचायत चुनाव में हुए, तो भाजपा ने वोट थे 34 मिले हमको ग्वालियर में। भाजपा ने क्या वो क्या दिक्कत देखिए, है? आप कह रहे थे 5 निर्दलीय भी समर्थन दे रहे हैं, ये आपके सर हम तमाम पहले भी नेताओं के बात बयान कर है। चुके हैं। लेकिन आगे आप क्या देखते इसलिए हैं? भारतीय जनता चलिए, पार्टी जी। की अंदरूनी राजनीति है। अंदरूनी राजनीति, आपको लगा राहुल लोधी आपके लिए सुविधाजनक है तो जयंत मलैया को ताक पे रख दिया, और जब राहुल लोधी फेल हो गए तो आपको लगा जयंत मलैया तो 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें भी ले लिया जाए, तो सेवा कर रहे थे तो उन्हें ही टिकट दे देते ना, फिर आपने राहुल लोधी को क्यों कांग्रेस से लाके टिकट दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी राजनीति है, जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। आप सारे प्रपंच, छल कपट, षड्यंत्र करते हैं और जब असफल होते हैं तो नैतिकता की बात करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र नहीं करती है, जनता हमारे साथ है। अब इस बार तो आपने निकाय महापौर में भी अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, जनता ने दिया, जी, हमने जी। कहीं जोड़ तोड़ से नहीं बनाई, कहीं निगम या कहीं तो नगर पालिकाएं। चलिए, मैं अगली बार जब आपकी तरफ आऊंगा तो ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपनी मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी तरफ आता हूँ हर्षवर्धन जी, तो ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है। देखिए, सत्ता का चरित्र एक जैसा रहता है। आप पीछे चलेंगे तो आप तमाम राजनीतिक दलों के इतिहास पर अगर आप नज़र डालेंगे, ख़ासतौर से मैं ये बात कर रहा हूँ जब से आया राम गया राम जैसे शब्द भारतीय राजनीति में अर्ली 80s में 80 के दशक से प्रचलन में आए। अब इसके उद्भव का श्रेय किसे दिया जाएगा, ये अब वैसे व्यंग्यकार भी नहीं बचे परसाई जी और शरद जोशी की, वो हमको बताएं। लेकिन उन्होंने समान रूप से राजनीतिक दलों को, मैं फिर कहूँगा राजनीतिक दल और सत्ता, इसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है और निश्चित तौर पर यह प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन फिर भी आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या ये अगर बीजेपी इस पर नियंत्रण पा लेती, क्योंकि उसके लिए अच्छी चीज़ जो इसमें हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि घंटी राइट टाइम पर बजी है कि समन्वय बेहतर करिए। और जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए भी विश्लेषण का एक सिरा है वो, कि आपको फोकस करना है विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में, जहाँ कास्टियस्ट पॉलिटिक्स है और आपके नेताओं के तब वो नहीं कह सकते, ये हमारा ओपिनियन है कि आपके नेताओं के अंतर्द्वंद भी ज़्यादा मुखर हैं मध्य भारत और मालवा निमाड़ की तुलना में। जी हर्षवर्धन जी। जी जी। वाजपेयी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हुए कि देखिए, ये विंध्य, ग्वालियर, चंबल जो है, ये जो इलाका है बुंदेलखंड का, ये यूपी से सटा हुआ है और यूपी की प्रॉक्सिमिटी के कारण वहाँ के भी जो गुणदोष हैं राजनीति के वो यहाँ आ जाते हैं। तो राजनीति हो जाती है पॉलिटिकल के साथ साथ जाति भी हो जाती है राजनीति। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने तो निकाय चुनाव में शहर में भी कब्जा किया है गांव के साथ साथ, इसलिए खतरे की घंटी भाजपा के निश्चित तौर पे है। दूसरी बात रही बात नैतिकता की, तो आज शरद जी, राजनीति केवल संभावनाओं और सत्ता के स्वार्थ का खेल बन गई लगती है। सत्ता पाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जितना नीचे जाना पड़े, जितना जोड़ तोड़ करनी पड़े, और हमारी जनता, आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार को गिराते हुए जो 28 लोग भाजपा के पाले में आए, विधानसभा से इस्तीफा देते हुए, उनमें से अधिकांश लोग दोबारा चुनाव जीत गए और कांग्रेस का जो विश्वासघात का आरोप था वो नहीं चल पाया। तो एक पूरे समाज को आप देखिए समूल तौर पे कि समाज का कैरेक्टर आखिर कहाँ जा रहा है। तो नैतिकता की बातें केवल किताबों में अच्छी लगती है, जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करते, सुनने में अच्छी लगती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, पूरी कोशिश करती है कि सत्ता में बनी रहे, और अब तो सत्ता छीनने की बातें भी होने लगी। डॉक्टर वाजपेयी, मैं मूल सवाल की तरफ आता हूँ कि सीखने वाला बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, जो जीत से भी सीखता है और हार से भी सीखता है। और कहने वाले कहते हैं कि जो लगातार सक्सेस के बीच ये मानता है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, वो बहुत आगे जाता है, ग्रो करता है। आपने कुछ इसी तरह, खासतौर से शिवराज जी का मध्य प्रदेश में हमने यही पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देखी है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो हमेशा आगे देखते हैं कि ये चुनाव जीत गए भैया, जीत गए, लेकिन अब आगे जाना है।
अरे ये सामने है, निकाय सामने है, पंचायत सामने है, विधानसभा चुनाव सामने है। आप क्या ये सबक आपकी पार्टी सीख रही है? क्योंकि ये सही है कि आज तीसरी पीढ़ी के हाथ में संगठन की कमान है और अपेक्षाकृत एक युवा समूह पूरे बीजेपी में, संगठन की मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगा, वहाँ पर है। तो अनुभव की कमी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम वक्त में बहुत अधिक समझना है, सीखना है। देखिए, मैंने 3-4 चुनाव देखे हैं पिछले, उसको देखकर जो मुझे लगता है कि शिवराज जी और भाजपा बेसिकली आप देखें तो इसकी एक पहचान है डेवलपमेंट सेंट्रिक राजनीति को करना, फार्मर सेंट्रिक राजनीति को करना कि भाई हमने सड़कें बना दी, हमने 24 घंटे बिजली दी, हमने पानी दिया। और आप सहमत भी हैं इस बात, अभी हर्षवर्धन जी जानते हैं बहुत अच्छे से कि इंदौर में पुष्यमित्री जी ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चलूँगा। एक संकल्प है उन्होंने लिया शहर के लिए कि हम इसको पोल्यूशन फ्री करेंगे। तो ये करने का, लेकिन देखिए साहब, इसका एक लिमिटेड वोट बैंक होता है। और दूसरा 80% हमारी ग्रामीण इकोनॉमी है शरद जी मध्य प्रदेश में आज भी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी में एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट, 1 रुपये किलो गेहूँ, चावल और ये सब। तो ये हम लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग 15 साल से शरद जी आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो सबको ये है कि हाँ भाई ये लोग हैं तो ये तो करेंगे ही। तो वो अब डिमांड नहीं रही जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी लोगों को आदत हो गई है। मतलब मुझे आप लोग करेक्ट करिएगा। तो अब इसके बाद जब डेवलपमेंट सेंट्रिक की बास्केट आपकी पूरी चल रही है और वो अब डिमांड नहीं रही, सड़कें आप देख रहे हैं सब दुरुस्त हो गई, इक्का दुक्का ढूंढ के हम लोग खबरें बनाते हैं और फिर उस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। वो डिमांड अब नहीं रही। 24 घंटे बिजली है तो बिजली का जाना अब डिमांड नहीं रही याद पर। तो ऐसे में फिर जो राजनीति है वो धीरे धीरे अन्य विषयों पर आती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे जातिगत समीकरण, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम लोगों को शायद अभी उतनी आदत नहीं रही थी इसको देखने की, पर चूंकि चुनावी राजनीति का ये स्वभाव है, आई एम वेरी सॉरी टू से, और इस अंचल में वो ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आपको मालवा और इस तरफ उतना नहीं मिलेगा जहाँ इस प्रकार की स्वभाव नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रकार की राजनीति को भी समझना होगा। और कांग्रेस कोई सीधा दल नहीं है, मैं हर्ष भाई की बात से बहुत कुछ सहमत हूँ, और राजनीति भी कोई सीधा सीधा चलने का वो नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इसको समझते हुए ये जो बेल्ट है इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। लोग हमें चाहते हैं, इसीलिए 18 में भी भरपूर वोट मिले, अभी भी भरपूर वोट मिले, लेकिन इसको विनेबिलिटी तक लेके आने में ये फैक्टर पे काम बहुत ज़रूरी है। अजय जी, आप असहमति में सर हिला रहे थे, जो आपका अधिकार है विपक्ष के सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर होने के नाते। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप आलोचना भारतीय जनता पार्टी की करना चाहें, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन आपकी ताकत क्या होगी? व्हाट इज योर यूएसपी 2023 में? आपके सामने बिसात बिछी है शतरंज की, आप भी समझ रहे हैं कि आपकी चालें कौन सी गलत हैं, कौन सी चालें बीजेपी की सही और गलत हैं, और कहाँ ये मैच जा सकता है। तो आपको भी तमाम चीज़ें ध्यान में रखकर आप किन फैक्टर्स के साथ जाएंगे जिनमें आप ये दावा करते हैं कि जनता हमारे साथ हो सकती है? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश की जनता के पास स्पष्ट तौर पर 2 विकल्प हैं। एक, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार, जिनकी 15 महीने की उपलब्धियां आज जब जनता तौलती है तो उन्हें दिखता है कि इतनी उपलब्धियां 15 सालों की सरकार की भी नहीं रही। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर, 25,000 झूठी घोषणाएं, सड़कें नहीं दिखती, मंडी द्वीप में नेशनल हाईवे का ब्रिज बहा जा रहा है पारिस में, और आप कह रहे हैं सड़कें खराब नहीं दिख रही। भोपाल में, अरे उसी जबलपुर नेशनल हाईवे का ब्रिज बहा है, वो जो भोपाल से जबलपुर आप बात कर रहे हैं, उसी का ब्रिज बह गया नेशनल हाईवे का। ये उसी नेशनल हाईवे का ब्रिज था जो बारिश में बह गया। तो इसी तरह के हालात पूरे मध्य प्रदेश में। अजय जी, आपका वक्त कम है। शहडोल में एक बालक अपनी माता जी को, क्योंकि सर मैं आपकी यूएसपी की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये आपको फायदा पहुंचाएगा तो ये हो सकता है, लेकिन आपकी ताकत क्या है? ये तो बीजेपी के तथाकथित वो डिसएडवांटेजेस हैं जिन पर आप क्लेम कर रहे हैं कि इसका फायदा हमको होगा। आपकी ताकत क्या है? मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, देखिए 15 महीने की उपलब्धियां हमारी सामने, 25 लाख किसानों
भैया, के आगे ये कर्जा 15 माफ महीने हमने भी किए, था सर, हमने बताइए। बिजली आगे के क्या बिल करेंगे? 100 रुपए में 100 सर, यूनिट एक दी, सड़क तो बताइए। काम किया। ये हमारी उपलब्धि है कि आप कोई चाहते हैं कि कहीं बनाई जनता आपने? कांग्रेस की बात ना सुने, इसलिए आप डिस्टर्ब करते रहे। नहीं, ये हमारी सड़क बता उपलब्धि है। दीजिए मैं क्या- ये भी एक उपलब्धि है हमारी एक सड़क कि बताइए। आज आप इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आपकी कलई ना खुल जाए। एक फ्लाईओवर लेकिन बताइए देखिए, चाहिए। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट एक कमलनाथ जी ने बाईपास चालू बताइए। किए। ये मेट्रो प्रोजेक्ट किसकी देन है? गलत बोल जो रहे हैं इंदौर, आप, अरे हो गए आपके थे झूठ प्रोजेक्ट। बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। सर, बता दो, मेट्रो एक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बता कमलनाथ दो। जी ने स्वीकार किए। पूरे एक मध्य सड़क बता प्रदेश दो। में 25 लाख किसानों के एक कर्जा माफ एयरपोर्ट हमने बता दो। किए। 25 लाख किसानों एक के रेलवे स्टेशन सारे बता दो। एयरपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट में बने हैं, चाहे इंदौर का हो चाहे भोपाल का हो। अब शरद इतना जी, झूठ तो बोलेंगे, बता दो। यूपीए गवर्नमेंट में नहीं बने एयरपोर्ट। चलिए बताइए, सर, नहीं पा रहे हैं। मुझे ये लगता है बताइए, कि किसने बनाए? MR10, भारतीय जनता पार्टी MR11, के झूठ और ये कमलनाथ जी ऐसी की बहस है सच्चाई के बीच का अंतर है। जिसमें और जनता जानती है मैं कमलनाथ भाषण जी दे रहे हो सर आप। सच्चाई के मैं ये साथ जरूर सोचता हूं उपलब्धियों की सरकार दी कि है। अगर ऐसी डिबेट्स में हम इस तरह की बहस में जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि बहस होनी ही चाहिए, लेकिन जनता का एक रेफरेंडम भी सामने आना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे बहुत अच्छा बोलना है, एंकर ये सोच ले कि वो सारा मजमा अपने पास रखेगा, तो भी जनता जो सामने देख रही है वो कह रही है भाई साहब को हीरो बनने का बड़ा शौक है, बोलने ही नहीं देते बीजेपी कांग्रेस के लोग आए, इन्हीं को बड़ा अच्छा बोलने का शौक है। ये तय हमें ज़रूर करना चाहिए कि आलोचना बिल्कुल विपक्ष का सबसे बड़ा वेपन है और उसको सत्ताधारी दल के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना ही है, लेकिन इसके बीच में उसके पास क्या नई चीज़ें हैं, क्योंकि जनता की रुचि इसमें सर्वाधिक है कि आप अगर 2023 के एक प्रबल दावेदार के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी से मुख्तलिफ, भिन्न, डिफरेंट आपके पास क्या है, आप हमारे पास क्या लेकर आए हैं। क्योंकि वो लोकतंत्र में एक ऐसे पर्यवेक्षक के तौर पर है जो दोनों ही पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड देखती है, उनके वायदों को सुनती है और उसके बाद तय करती है कि उसका जो वोटाधिकार, जो अमूल्य उसके पास एक अधिकार है, वो किसके पक्ष की तरफ ले जाती है। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और कांग्रेस को तो इसको लेकर बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उसे ये भी निरंतर बताना है निंदा आलोचना के साथ कि उसके पास नया क्या है जो बीजेपी के पास नहीं है। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कांग्रेस के ही सीनियर लीडर कहते हैं, विवेक तनखा जी, कि हमें एक नए नैरेटिव के साथ 2023 में जाना होगा, एक नई सेइंग के साथ, एक नए कथन, नए विचार के साथ जनता के पास जाना होगा। लेकिन वो ये भी जोड़ते हैं कि ये कांग्रेस का भी सच है और ये बीजेपी का भी सच है। और मुझे लगता है कि इससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूं कि आपके पास नया क्या है, यही जाएगा जनता के बीच, तो वो प्रतिसाद पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और बहुत धन्यवाद करता हूं हर्षवर्धन जी। आगे देखिए अफसरनामा छत्तीसगढ़ के सीनियर IAS अवनीश शरण के साथ। नमस्कार।